गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लेक्चर में बात कर ली थी बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम की, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन की। हमने यहाँ पर बात की थी बेटा कि एक्सक्रीटरी मैटर क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी मैटर के बेस पर एनिमल्स को डिवाइड किया और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बेस पर भी हमने एनिमल्स को देख लिया था। फिर उसके बाद बेटा हमने डिटेल में बात की थी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, और साथ ही आपको यह भी बताया गया था कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किन किन चीजों से मिलकर बना है। हमने वो देख लिया, स्ट्रक्चर्स देख ली, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी दैट इज नेफ्रॉन के बारे में बात कर ली थी बेटा, और यूरिन बनाते कैसे हैं इसकी मैकेनिज्म की भी हमने बात कर ली थी। बोलो ठीक है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ किडनी, किडनी के जो फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट कैसे किया जाता है। अगर जीएफआर कम हो रही थी तो बढ़ाने के लिए कौन कौन सी चीजें हमने पढ़ी थी बेटा, एडीएच पढ़ा था, रास सिस्टम पढ़ा था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद मैंने बोला कि अगर एनी हाउ जीएफआर बढ़ता है, अगर जीएफआर बढ़ा तो कम करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, तो कम करने के लिए भी हमने एक सिस्टम पढ़ा था जिसका नाम था एएनएफ। एएनएफ फैक्टर बेटा हार्ट के एट्रियम की स्ट्रेचेबिलिटी से रिलीज हो रहा था, जो कि हमारा क्या था बेटा, वैसोडाइलेटर, ब्लड वेसल को डायलेट कर दिया था उसने, और ब्लड प्रेशर को कम, ब्लड प्रेशर कम, ब्लड फ्लो कम, ब्लड फ्लो कम, मतलब जीएफआर भी हमारा बैक टू नॉर्मल कम हो गया था। बोलो ठीक है ना। चलिए आज के लेक्चर में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो बेटा डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहला हमारे पास एक टर्म है यूरेमिया। ये बेटा टर्म है, क्या है बच्चों, टर्म है। क्या होती है यूरेमिया? एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिया इन ब्लड। बेटा हम सभी जानते हैं कि हमारे ब्लड में एक फिक्स अमाउंट ऑफ यूरिया प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा यूरिया का अकोमुलेशन हमारे ब्लड में देखने को मिल रहा है तो हम समझ जाएंगे कि हमारी किडनीज प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही हैं, हमारी किडनीज ब्लड से यूरिया को प्रॉपरली सेपरेट नहीं कर पा रही हैं, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स है। क्या बेटा, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स है। संभाल लोगे, बहुत शानदार। ठीक है ना बच्चों, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स है। तो सबसे पहले हमारे पास यूरेमिया है। वो कहते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर अगर यूरिया का अमाउंट बढ़ जाए, क्या कहलाता बेटा, यूरेमिया। दिस में लीड टू किडनी फेलियर। ये किसकी वजह से हो सकता है? किडनी फेलियर की वजह से हो सकता है, या फिर मैं कह दूं कि अगर जरूरत से ज्यादा यूरिया बढ़ रही है या फिर जरूरत से ज्यादा यूरिया का प्रोडक्शन हमारे लीवर के पास हो रहा है तो भी बेटा किडनी फेलियर के चांसेस हो सकते हैं। अगर ज्यादा अमाउंट में यूरिया का फॉर्मेशन होगा तो सारी की सारी यूरिया हमारी किडनीज जो है सेपरेट नहीं कर पाएंगी। ठीक है ना बेटा। इसके कई रीजन हो सकते हैं क्यों नहीं कर पा रही हैं। इन सच पेशेंट यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाई अ प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलाइसिस। ऐसे पेशेंट के अंदर हम यूरिया का आइसोलेशन या फिर यूरिया को अलग कैसे कर सकते हैं, एक टेक्निक है हमारे पास आर्टिफिशियल, जिसको मैं बोलता हूं हीमोडायलाइसिस। हीमोडायलाइसिस को बच्चे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। क्या बोलते हैं बच्चे? आर्टिफिशियल किडनी। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि आर्टिफिशियल किडनी का क्या मतलब है। ठीक है बेटा, क्या आर्टिफिशियली किडनी हमारे अंदर लगाई जाती होगी? ना बेटा, ये एक मशीन का नाम है। हम पहले इसी को देख लेते हैं। कहां चली गई आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलाइसिस? देखो बेटा क्या होता है, इस तरह की हमारे पास एक यूनिट होती है, एक मशीन होती है। इस मशीन का नाम है बेटा डायलाइजिंग यूनिट। क्या है प्यारे बच्चों? डायलाइजिंग यूनिट। इस यूनिट में क्या होता है, इस तरह की मेम्ब्रेन्स रहती है, इस तरह की मेम्ब्रेन रहती है। इसको मैं कह देता हूं सेलोफेन मेम्ब्रेन। क्या है बेटा? ये सेलोफेन मेम्ब्रेन। ध्यान रखना बेटा, ये जो सेलोफेन मेम्ब्रेन है ये परमिएबल होती है। सर परमिएबल भी कौन सी? सेलेक्टिवली परमिएबल होगी। कैसी होगी बेटा? सेलेक्टिवली परमिएबल। सर सेलेक्टिवली परमिएबल का यहां पर क्या मतलब है मेरे प्यारे बच्चों? सेलेक्टिव परमिएबल का यहां पर यह मतलब है कुछ सिलेक्टेड चीजों को ही अपने में से आने जाने देगी। ठीक है ना बेटा। अब ध्यान दो होता क्या है सिलेक्टिव परमिएबल, कैसे? देखो बच्चे, मान लीजिए ये कोई आपके पास एक पेशेंट है, ये क्या है बेटा, कोई
पेशेंट है, ओके, ये पेशेंट है बेटा, इसको हो रखी है यूरेमिया, ये बेटा यूरेमिक पेशेंट, क्या है बच्चे, यूरेमिक पेशेंट। यूरेमिक पेशेंट कौन होते हैं, हमने अभी आपको बताया ऐसे पर्सन जिनके ब्लड में बेटा यूरिया का अमाउंट बढ़ चुका है या बढ़ गया है। तो यूरिया का अमाउंट बढ़ गया है, हमें कम करना पड़ेगा, क्यों बेटा, किडनीज तो खराब है, तो आर्टिफिशियली कम करना पड़ेगा। कैसे कम करना पड़ेगा, बाय द हेल्प ऑफ डायलाइजिंग यूनिट, ठीक है ना बेटा। अब इधर सुनो, हम करते क्या है बेटा, इसकी आर्टरी से ब्लड निकालेंगे। कहां से निकालेंगे बेटा, आर्टरी से ब्लड निकालेंगे। तो ध्यान रखना, ब्लड कहां से लिया, एनसीईआरटी कहती है फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरी। कहां से लिया है बेटा ब्लड, फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरी। कन्वीनियंट का मतलब है जो आपको आसानी से आर्टरीज मिल जाए उसमें से आप निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। आप ब्लड को इस मशीन के अंदर प्रवेश करवा देंगे, एंटर करवा देंगे। सर आर्टरी से ही क्यों, वेन से क्यों नहीं लिया, बेटा आर्टरी में आप जानते हैं सभी लोग कि प्रेशर कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, ठीक है ना बेटा, आप पढ़ते हो ना, सिस्टोलिक प्रेशर 120 mm ऑफ Hg। तो इस सिस्टोलिक प्रेशर के कारण यहाँ पर बच्चे होता क्या है कि ब्लड का फ्लो आसानी से हो जाता है इस मेम्ब्रेन के अंदर, हमें अलग से कुछ पंपिंग ऑर्गन लगाने की जरूरत, मतलब पंपिंग सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो बच्चे, यहां से ब्लड आ रहा है और ये कैसा ब्लड है, जिसमें यूरिया का अमाउंट ज्यादा है, क्या बेटा, यूरिया का अमाउंट ज्यादा है। इसमें यूरिया का अमाउंट ज्यादा हो रखा है और साथ ही मैंने बताया कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाएगी तो बेटा इसमें से जो यूरिया का अमाउंट है वो बाहर आता जाएगा। यूरिया क्यों, मैं और अच्छे से बोल सकता हूं कि नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर आते जाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर, नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर, नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर। आप बताओ, जैसे जैसे हमारा ब्लड आगे बढ़ रहा है इसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट सेपरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ब्लड क्या है बेटा, लगभग प्यूरिफाइड होता रहता है। अब 100% यूरिया इससे सेपरेट हो जाएगी वो तो नहीं पता, लेकिन काफी हद तक यूरिया को सेपरेट कर लिया जाता है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस पाइप से, इस सेलोफेन मेम्ब्रेन से यूरिया बाहर क्यों आएगी बेटा, हम सब जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। किस बेस पर बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहां पर क्या होता है, यहां पर देखो बच्चे, जो यहां पर एक फ्लूइड भरा हुआ है, इस फ्लूइड को कहते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। क्या भरा हुआ है बच्चों, डायलाइजिंग फ्लूइड। ये डायलाइजिंग फ्लूइड क्या है, कुछ नहीं है, ये है प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायलाइजिंग फ्लूइड कंटेन्स। अब बच्चे यहाँ पर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन, प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन, ये रटते रहते हैं। अरे भैया वो फिल्ट्रेट था, यहाँ पर बेटा पूछा है डायलाइजिंग फ्लूइड में क्या है, तो डायलाइजिंग फ्लूइड में है बेटा प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट, मतलब एग्जैक्ट कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा होगा, सिर्फ उसमें क्या नहीं होंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट, मतलब यूरिया नहीं होगी। अरे भाई यूरिया को ही तो सेपरेट करने आए हैं, अगर यूरिया भी होगी तो बताओ बेटा सेपरेशन किस चीज का करेंगे, इधर भी यूरिया उतनी, अंदर भी यूरिया का अमाउंट सेम है, तो बताओ यहाँ पर आइसोटोनिक सोल्यूशन नहीं हो जाएगा, यूरिया का मूवमेंट होगा क्या, या फिर मैं कहता हूँ नाइट्रोजनस वेस्ट का मूवमेंट होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली कि जब हम ब्लड को आर्टरी से इस सेलोफेन मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करा रहे होते हैं तब हम इसमें ऐड कर देते हैं बेटा हेपेरिन। क्या ऐड कर देंगे बेटा, हेपेरिन ऐड कर देते हैं। और हेपेरिन आप जानते हो, हेपेरिन क्या है बेटा, एंटीकोएगुलेंट। क्या है बेटा, एंटीकोएगुलेंट। भाई ये हमारी बॉडी, मतलब हमारे ब्लड में भी नेचुरली पाया जाता है, इसका काम होता है कि ब्लड की क्लॉटिंग ना होने दे। आप खुद बताओ, इस पेशेंट की बॉडी से अगर ब्लड अंदर गया और अगर इस मशीन में क्लॉटिंग हो गई फिर प्रॉब्लम आएगी ना बेटा। तो ध्यान रखना, जब हम ब्लड को एंटर कराते हैं तब यहाँ पर जो ऐड करते हैं वो है एंटीकोएगुलेंट हेपेरिन। क्या है बेटा, एंटीकोएगुलेंट हेपेरिन। अब देखो हेपेरिन को ऐड करोगे तो बेटा ये डाइल्यूट हो जाएगा, कंसंट्रेट, ये हो गया है डाइल्यूट आपका ब्लड, है ना बेटा, डाइल्यूट ब्लड जाएगा और आसानी से यहाँ पर नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल होता रहेगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। अब देखो बेटा, इससे हमारा ब्लड फ्लो होता हुआ आया, वापस भी तो इसी की बॉडी में इंजेक्ट करना है या नाले में फेंक दें, इंजेक्ट करना है बेटा, इतना ब्लड कहां से लेके आएगा। तो देखो बेटा, इसमें फिर से वापस ब्लड को हम एंटर करवा देंगे, ब्लड को एंटर करवा देंगे बेटा इन द वेन। इसके हाथ की मान लो, कहीं की मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जो वापस ब्लड आया है इसको हम कहाँ भेज देंगे, वेन में।
आप जानते हो वेन कहाँ भेज देगी, है ना बेटा, हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल, देन वहां से कहाँ चला जाएगा बेटा, ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स, और लंग्स से लेफ्ट साइड में चला जाएगा, और लेफ्ट साइड ऑफ वेंट्रिकल ब्लड को फ्लो कर देता है थ्रू आउट द बॉडी। बोलो ठीक है ना। अब देखो बेटा, हमने यहाँ पर डाइल्यूट कर दिया था ब्लड को बाई एडिंग एंटीकोएगुलेंट, है ना बेटा। अब जब वेन में हम वापस भेज रहे हैं ब्लड को, तब भी बेटा हमको ऐड करना पड़ेगा हेपेरिन नहीं, इट्स एंटी हेपेरिन, है बेटा, एंटी हेपेरिन। अगर जरूरत से ज्यादा हेपेरिन हमारी बॉडी में हो गया तो भी तो प्रॉब्लम है, ठीक है ना बेटा। तो कहने का मतलब जब हम ब्लड को वापस इंजेक्ट करेंगे तो ध्यान रखना हम इसमें ऐड कर देते हैं बेटा एंटी हेपेरिन। क्या कर देते हैं, एंटी हेपेरिन। सर क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, बहुत आसान बेटा, क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड में क्या है, प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट, इस यूनिट को क्या कहते हैं, ये जो मेम्ब्रेन है ये किसकी बनी है, सेलोफेन मेम्ब्रेन। और जो सेलोफेन मेम्ब्रेन होती है बेटा, इसको मैंने अभी आपको बताया, ये होती है सेलेक्टिवली परमिएबल। क्या होती है प्यारे बच्चों, सेलेक्टिवली परमिएबल। बोलो ठीक है ना, कैसी होती है बेटा, सेलेक्टिवली परमिएबल। बोलो इतना संभाल लोगे, आसान है ना बेटा, अरे संभाल लोगे क्या, देखो ठीक है, क्लियर है इतना, आगे देखो बच्चे। इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी है हमारे पास, एल्विन्यूरिया। क्या है बेटा, एल्विन्यूरिया, कहां गया पेज, देखो बच्चे इसमें देखो, एज नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्सेंट इन द डायलाइजिंग फ्लूइड। ध्यान रखना हमारा जो डायलाइजिंग फ्लूइड था इसमें बेटा नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। दीज सब्सटेंसेस फ्रीली मूव आउट, फ्रीली मूव आउट का मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन फ्रीली मूव आउट हो जाते हैं, देयर बाई क्लियरिंग द नाइट्रोजनस वेस्ट या फिर ब्लड। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। रीनल फेलियर का मतलब यहाँ पर किडनी फेलियर से है, वो कह रहे हैं अगर आपकी किडनी फेल हो जाए तो आपके पास क्या सोल्यूशन है, तो आपके पास बेटा एक ही सोल्यूशन है कि या तो आप किडनी को ट्रांसप्लांट करवा लो, और वरना आप आर्टिफिशियल किडनी मतलब हीमोडायलिसिस करा सकते हैं। लेकिन बेटा हीमोडायलिसिस आपको लाइफ टाइम करवानी पड़ेगी। बोलो ठीक है ना। और ध्यान रखना जो डायलाइजिंग फ्लूइड हमने भरा था इसको टाइम टू टाइम चेंज करते रहना होता है, ठीक है ना बच्चे। चलिए वो कह रहे हैं फंक्शनिंग ऑफ किडनी इज यूज्ड इन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर प्रीफरेबली अ क्लोज रिलेटिव। भाई हम सब जानते हैं, हम लोगों ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ रखा है CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अगर हम कोई भी मतलब हमारी बॉडी का कोई भी ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है उसके लिए CMI जिम्मेदार थी, मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जिम्मेदार थी। तो ध्यान रखना बेटा जब भी हम किडनी का ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो ज्यादा सक्सेस चांस होने के तब रहते हैं जब हमारा कोई क्लोज रिलेटिव हमको किडनी प्रोवाइड करा दे, ठीक है ना बेटा। अगर मैं बात करूं तो बेटा जैसे यहां पर आपके हो गए बेटा सिबलिंग्स, कौन हो गए बेटा, सिबलिंग्स, पेरेंट्स। अब आप बताओ बेटा ज्यादा सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट किसका रहेगा, आपके सिबलिंग का कि आपके पेरेंट्स का, जल्दी बताओ फटाफट। भाई आपके भाई बहनों ने आपको किडनी दे दी या फिर पेरेंट्स दे देंगे, ज्यादा सक्सेसफुल मतलब कम रिजेक्शन या फिर देर से रिजेक्शन किसका होगा, ऐसे बता दो। तो ध्यान रखना बेटा ज्यादा सक्सेसफुल आपके भाई बहनों वाली किडनी रहेगी एज कंपेयर टू पेरेंट्स, क्योंकि बेटा पेरेंट्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल हमारे अंदर आया हुआ है, दोनों की मिक्सिंग हुई है ना बेटा, दोनों क्रोमोसोम की मिक्सिंग हुई ना दोनों पेरेंट्स की, ऐसे ही आपके सिबलिंग्स में भी मिक्सिंग हुई है। लेकिन आपका आपके सिबलिंग से ज्यादा जेनेटिक मटेरियल मैच करेगा, आपके पेरेंट्स से कम करेगा। बोलो ठीक है ना, कंपैरेटिवली बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, क्योंकि हम जितने भी सिबलिंग्स होंगे सब में बेटा कॉम्बो है ना, जेनेटिक मटेरियल का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए हमारे पास सिबलिंग्स की जो किडनी है उसका ग्राफ्ट या फिर मैं कह दूं ट्रांसप्लांट ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। बोलो ठीक है ना। चलिए टू मिनिमाइज द इट्स चांस ऑफ रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम, अगर आप क्लोज रिलेटिव का कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाते हो तो यहां पर बेटा इसके रिजेक्शन के चांसेस रहते हैं कम, संभाल लोगे। नेक्स्ट टॉपिक है रीनल कैल्कुलाई या फिर मैं इसको कहता हूं किडनी स्टोन्स। ये जो स्टोन बन जाते हैं किडनी के अंदर उनकी बात कर रहे हैं। स्टोन
या फिर मैं कह सकता हूँ इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड साल्ट लाइक ऑक्सलेट्स हो सकते हैं ये बेटा, ये ऑक्सलेट्स हो सकते हैं कैल्शियम के, किसके हो सकते हैं बेटा, कैल्शियम के ऑक्सलेट्स हो सकते हैं, फॉर्म्ड विद इन द किडनी, मेनली तो कैल्शियम के ऑक्सलेट्स ही होते हैं, ठीक है ना बेटा। अब देखो यहाँ पर किडनी के अंदर कैल्कुलाई या फिर स्टोन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ध्यान से सुनेंगे बच्चे। देखो बेटा कैल्शियम आप जानते हो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है, जो हमारे पास ऑक्सलेट है इस पर -2 चार्ज होते हैं, और ऑक्सलेट हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में पाया जा सकता है, कैल्शियम भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में पाया जा सकता है। लेकिन बेटा होता क्या है, यहाँ पर अकोमुलेशन ऐसे स्टार्ट हो जाता है कि भैया एक कैल्शियम का मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज और सिट्रेट क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सलेट बेटा, है ना। तो ऑक्सलेट के मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इस तरह से मिलते रहते हैं, मिलते रहते हैं, मिलते रहते हैं। बहुत सारे यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर कैल्शियम और ऑक्सलेट्स का कॉम्बिनेशन है वो चलता रहता है, चलता रहता है। बहुत लंबे समय बाद यहाँ पर किडनी के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है, बोलो ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये एक टर्म है। ग्लोमेरुलो का मतलब यहाँ पर ग्लोमेरुलस से है, अरे ग्लोमेरुलस याद आया ना बेटा, ग्लोमेरुलस याद आ गया होगा, ये तो हमारा वोमेंस कैप्सूल था। इस वोमेंस कैप्सूल के अंदर मैंने बोला टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है ना बेटा, इसको हमने बोला था ग्लोमेरुलस, इसकी बात चल रही बेटा। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो ग्लोमेरुलो नेफ्रॉन का मतलब, नेफ्राई का मतलब यहाँ पर नेफ्राइटिस से है, सॉरी नेफ्रॉन से है, और आइटिस शब्द का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों इन्फ्लेमेशन। आइटिस शब्द का क्या मतलब होता है, इन्फ्लेमेशन। तो ध्यान रखना बेटा, कहने का मतलब हमारे ग्लोमेरुलस में क्या हो रखी है, इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है बच्चे रेडनेस, पेन, स्वेलिंग। क्या होता है प्यारे बच्चों, रेडनेस, पेन, या फिर मैं और क्या कह सकता हूं, स्वेलिंग। तो आप बताओ बेटा, यहाँ पर रेडनेस है, पेन होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, तो क्या अच्छे से फिल्ट्रेशन हो पाएगा, नहीं होगा, अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता। इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी है हमारे पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, बोलो ठीक है ना। बहुत शानदार, आगे देखेंगे। यहाँ देख सकते हो बेटा, ये जो किडनी के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन है ये किडनी के अंदर भी हो सकता है। ये कई बार क्या होता है बेटा, हमारे यूरेटर में आके फंस जाता है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये स्टोन लॉज्ड इन यूरेटर। ओके चलिए, कुछ टर्मिनोलॉजी और हैं, ये वाली टर्मिनोलॉजी एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस के, तो वहां पर आपको इस तरह की लाइंस देखने को मिल सकती हैं, इसलिए हम फटाफट इनकी बात कर लेते हैं। टर्म है एल्ब्यूमिन्यूरिया, इसका मतलब है पासिंग ऑफ एल्ब्यूमिन प्रोटीन विद यूरिन। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन यूरिन के साथ आने लग जाए, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एल्ब्यूमिन्यूरिया। पेनफुल मिक्सचरेशन, जब आप मिक्सचरेशन करने जाते हो अगर पेन होता है, उसके लिए एक टर्म है बेटा डाइसूरिया। अगर आपके यूरिन के साथ ब्लड के कंपोनेंट आते दिखाई देते हैं, तो इसको मैं कहता हूं हेमेचूरिया। क्या बोलूंगा बच्चे, हेमेचूरिया। अगर आपका जो वॉल्यूम है यूरिन का बढ़ जाता है, इसको मैं बोलता हूं बेटा पॉलीयूरिया। और एक स्टेज है यहाँ पर एल्केप्टोन्यूरिया, एक टाइप का जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्या बेटा, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, यूरिन कंटेन्स होमोजेंटिसिक एसिड। यूरिन में क्या होता है बेटा, होमोजेंटिसिक एसिड। तो यूरिन जैसे ही आपकी ईयर के कांटेक्ट में आ जाती है, हो जाती है ब्लैक। तो कहने का मतलब अगर आप यूरिन करते हो और एयर के कांटेक्ट में आते ही वो ब्लैक हो जाती है, उसको मैं कहता हूं बेटा एल्केप्टोन्यूरिया, ब्लैक यूरिन डिजीज। बोलो ठीक है ना। नेक्स्ट है फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, यूरिन कंटेन्स फिनाइल एलेनाइन। अगर आपकी यूरिन का टेस्ट किया जाता है, उसमें फिनाइल एलेनाइन देखने को मिलती है, तो आपको हो गया है बेटा फिनाइल कीटोन्यूरिया। डायबिटीज की हमने दोनों तरह की बात कर ली, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस। यहां पर हम बात करने वाले हैं डायबिटीज इंसिपिडस। वहां पर हमने आपको बताया था डायबिटीज इंसिपिडस क्या होती है बेटा, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच। एडीएच की डेफिशिएंसी होगी। याद करो बेटा, हमने बताया कि जो एडीएच है ये आपके डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से वाटर सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन करेगा। अब बताओ एडीएच नहीं होगा, रीएब्जॉर्प्शन कोई करेगा क्या, नहीं करेगा। यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा होगा। जब यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा होता है, इस तरह की डायबिटीज को कहते हैं हम लोग, मतलब यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, आप बार बार यूरिन करने जाओगे, कंडीशन कहलाई थी डाययूरेसिस, और बार बार यूरिन करने जा रहे हो, इस तरह की डायबिटीज क्या है बेटा, डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है बेटा। तो मींस प्रोडक्शन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइपोटोनिक यूरिन,
भाई हाइपरटोनिक का मतलब ये हो गया जब बेटा ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगी तो उसमें आपकी यूरिया का अमाउंट ज़्यादा होगा, तो वो कंसंट्रेटेड मतलब हाइपरटोनिक हो रखी है, यूरिन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, मतलब वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कम हुआ है, वाटर का कंटेंट ज़्यादा है यूरिन के अंदर, मतलब हाइपोटोनिक है हमारी यूरिन। कैसी हो चुकी है? हाइपोटोनिक। तो ये भी ध्यान रखना हमारी जो यूरिन है इस केस में हाइपोटोनिक हो रखी है। बोलो ठीक है ना? इधर देखेंगे बच्चे, एक टर्म और है एन्यूरिया। इसका मतलब होता है जब यूरिन का प्रोडक्शन ही बंद हो जाए। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ओलिगोयूरिया, इसका मतलब है लेस प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, यूरिन का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब हो गया बेटा ओलिगोयूरिया। क्या हो गया बेटा? ओलिगोयूरिया। हीमोडायलाइसिस हमने देख लिया है और इस तरह से आपका चैप्टर खत्म हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा बेटा, और ठीक है बेटा, समझ आ गया है तो आप बता सकते हैं हमें, ओके, कमेंट्स में। थैंक यू बच्चों।